अब तक हम सब मानते थे कि मेवात के अंदर झंडा नहीं लहरा सकते, हम तिरंगा नहीं लहरा सकते, वंदे मातरम नहीं गा सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते। मुझे लगता है कि पिछले 10 दिनों में, जब 27 नवंबर से 6 दिसंबर हमने जो यात्रा की, उससे हमने सिद्ध किया कि मेवात के अंदर भी राष्ट्रवाद है, राष्ट्रीयता है। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के साथ कितना युवा विश्वास करता है। पूरा विश्व आज वैश्विक संकट से जूझ रहा है, लेकिन इस वैश्विक संकट मेलोडी टॉफी बांट रहे नहीं, ठीक है ना। नमस्ते पलवल, मैं अजय चौहान, आप देख रहे हैं संस्कृति न्यूज़। हमारे साथ बैठे हुए है एक ऐसी शख्सियत जो हरियाणा में काफ़ी दमखम रखते हैं। सीएम मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं फरीदाबाद से, युवाओं के बीच काफ़ी प्रचलित हैं, काफ़ी जनसंख्या को एकत्रित करने के लिए या सरकार के जनसंवाद को पहुंचाने के लिए रैलियां भी निकाली हैं और जनसंपर्क अभियान भी किए हैं। मुकेश जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि समाज में किस तरीके से सरकार का समन्वय हो और सरकार की नीतियों और रीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम किस तरीके से एक सूत्रधार के रूप में मिलकर करते हैं। मुकेश वशिष्ठ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। आपके सभी श्रोताओं को, जितने भी आप फॉलोवर हैं उनको, सब्सक्राइबर को, सबको प्रणाम। और निश्चित रूप से आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपको साधुवाद। जी सर, पहले तो मैं आपको गुरु मानकर, जब से मुझे आप मिले तो मैंने सोचा कि आपकी तरह मुझे वर्क करना है। तो क्या हमारी आपने चैनल को एनालाइज किया होगा, कैसा लग रहा है पलवल? नहीं, बहुत अच्छा है। आपने एक नई शुरुआत की है और निश्चित रूप से सोशल मीडिया का ज़माना है और भविष्य भी सोशल मीडिया का है। मैं सिर्फ इसमें यही कहूँगा कि आप निष्पक्षता और पारदर्शिता से पत्रकारिता को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से का मुकाम बहुत आगे जाएगा। छोटे छोटे लालच में ना पड़ के एक तटस्थ होकर एक पत्रकारिता को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपका नाम भी होगा और समाज का भला भी होगा। जी, आपकी सर शुरुआत के बारे में सब सुनना चाहते हैं कि आप किस तरीके से इस मुकाम तक पहुँचे और यहाँ पर कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा। मैं बहुत सामान्य परिवार का बच्चा हूँ। मेरे पिताजी एक्स सर्विसमैन रहे, माताजी गृहिणी हैं और हमारा जो पूरा परिवार है वो पढ़ा लिखा परिवार, मतलब एक अच्छे, हम ज़्यादातर टीचर हैं, एजुकेशन से जुड़ा हुआ हमारा पूरी फैमिली है, पूरा परिवार है। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं लगभग बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नेहरू युवा केंद्र में मुझे काम करने का मौका मिला। तो शुरू से ही समाज सेवा करने की एक इच्छा रहती थी। तो यदि मैं कहूँ तो 8वीं में मैं नेहरू युवा केंद्र का वॉलंटियर कार्यकर्ता था। बाद में जब कॉलेज में आए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ने का मौका मिला और वही निरंतरता बनी रही। और मुझे लगता है कि उसी का प्रारब्ध है कि जब विद्यार्थी परिषद से मुक्त हुआ तो पत्रकारिता में जुड़ने का मौका मिला। MA BEd करने के बावजूद मैंने शिक्षण कार्य नहीं चुना, मैंने पत्रकारिता का व्यवसाय चुना कि भाई मैं पत्रकारिता करके समाज का भला करूँगा। और मुझे लगता है कि 2017 में जब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के साथ जुड़ा था तो कहीं ना कहीं वही जो पुराने संस्कार हैं उसी का मैं उसको प्रारब्ध मान सकता हूं कि उसी प्रारब्ध को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मुझे अपने पास बुलाया और अपने साथ जोड़ा है। जी, आप जनसंपर्क अभियान भी और अपनी खुद की रैली आपने एक 9 में करी थी, तो कितना लगा कि समाज में किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं और आप सरकार की तरफ से प्रेरित भी कर रहे थे। मैं देख रहा था युवा भी आपके साथ काफ़ी कनेक्ट थे। यदि मैं बात करूं तो जो आपने अभी जो यात्रा की बात की तो उसका नाम है वंदे सरदार एकता पद यात्रा। मुझे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने आदेश दिया कि आप मेवात के अंदर काम करिए और 2021 में वो एक घटना के सापेक्ष में उनसे मैंने कुछ विषय रखा था तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेवात में काम करिए, कुछ बदलाव कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे तो वहाँ लगभग 80% से 85% मेव कम्युनिटी के लोग हैं और 15% हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी
कभी जीती नहीं है। तो लगभग 2-3 साल काम करने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं उसमें मैं बात करूं तो विशेष रूप से कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित जो है एक षड्यंत्र है, और वो मैं षड्यंत्र सीधा सीधा कहूँगा तो मेवों के खिलाफ कांग्रेस का एक षड्यंत्र है कि कैसे हम मुसलमानों को मुख्य धारा में ना जोड़ें, वो मुख्य धारा में ना जुड़े। तो जब मैं वहाँ मेवात में काम करता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेव कौम के बारे में जो अफवाह है या मेवात के बारे में जो एक भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं कांग्रेस द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा, वो निरर्थक हैं, वो गलत हैं। हमें कुछ ना कुछ वहाँ बदलाव करना चाहिए। तो सौभाग्य से 2025 में वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसके 150 वर्ष पूरे हुए, लौह पुरुष सरदार पटेल के भी जयंती के 150 वर्ष पूरे हुए, और मेवात के अंदर एक महान योद्धा हैं राजा हसन खां मेवाती, उनके 2027 में 500 वर्ष बलिदान के पूरे होने वाले। तो इन तीनों विषयों को मिलाकर मैंने वंदे सरदार एकता पदयात्रा का हमने एक आयोजन किया, और लगभग 10 दिन की यात्रा 175 किलोमीटर हम चले, 127 जगह हमारा स्वागत हुआ, 127 गांव में हम गए, 169 जगह स्वागत हुआ, लगभग 10,000 के आसपास लोग उसमें शामिल हुए। और उस यात्रा की मैं विशेषता कहूँ तो अब तक हम सब मानते थे कि मेवात के अंदर झंडा नहीं लहरा सकते, हम तिरंगा नहीं लहरा सकते, वंदे मातरम नहीं गा सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते। मुझे लगता है कि पिछले 10 दिनों में जब हम 27 नवंबर से 6 दिसंबर हमने जो यात्रा की, उससे हमने सिद्ध किया कि मेवात के अंदर भी राष्ट्रवाद है, राष्ट्रीयता है, और वहाँ भी वंदे मातरम गाया जा सकता है, वहाँ भी भारत माता की जय बोली जा सकती है, वहाँ भी तिरंगा लहराया जा सकता है। और उतने ही जोश के साथ मुस्लिम युवा, मेव युवा हमारे साथ चले, बहनें भी चलीं और बुजुर्ग भी हमारे साथ आए, मदरसे भी हमारे साथ आए, हमारे साथ मौलवी भी हमारे साथ आए। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव उस यात्रा के माध्यम से हुआ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि राजनीतिक कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन निश्चित रूप से एक सामाजिक पहल एक बहुत बड़ी उस यात्रा के माध्यम से हुई। हम उस यात्रा को आगामी दिनों में एक नया रूप देने वाले हैं। क्या इस यात्रा को देखकर जो हतीन से विधायक हैं, इसराइल जी और पुनाना से विधायक रहे, उनका हृदय परिवर्तन, भाजपा में आना? नहीं, वो भी एक वो हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि मेवात के बारे में जो एक अनर्गल और अनर्थक बात की जाती है वो गलत है, और मैं मेवात को उतना ही मानता हूँ जितना हमारा पलवल हो, फरीदाबाद हो या वो हो। मैं एक और आपको अजय जी बहुत उसमें वो कहना चाहता हूँ कि यदि आज पूरे दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत में और पूरी दुनिया में एक करैक्टर है राजा हसन खां मेवाती, जिसको मैं इतने विषय लेके चल रहा हूँ, जिन्होंने भी क्रांतिकारी हुए। उन्होंने, आप विचार करिए कि उन्होंने किससे लड़ाई लड़ी, किसी ने मुगलों से लड़ी, किसी ने अंग्रेज़ों से लड़ी, लेकिन एकमात्र ऐसा वतन प्रस्त व्यक्ति है राजा हसन खां मेवाती, जो खुद मुस्लिम होते हुए बाबर के खिलाफ खड़ा हो गया महाराणा सांगा के साथ मिलके। तो उससे ज़्यादा बड़ी वतन प्रस्ती की कोई उदाहरण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ऐसे वतन प्रस्त व्यक्ति को हम आगे लाना चाहते हैं, और उसमें हमें हर व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे लगता है कि चाहे चौधरी हमारे हतीन के विधायक हों या बाबा हमारे पुनाना के विधायक हों, यदि इनका हृदय परिवर्तन इस बात को लेकर होता है तो मुझे लगता है कि हमारी यात्रा सार्थक रही। और निश्चित रूप से मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि मेवात एक वतन प्रस्तों की धरती है। मैंने अक्सर वहाँ कहता हूँ कि मेवात टटलूबाजों की जगह नहीं है, मेवात वतन प्रस्तों की धरती है। जी, सरकार की क्या और मंशा है इस इलाके को लेकर? आप भी देखते होंगे, काफ़ी ऊंचे पद पर आप भी यहाँ से फरीदाबाद मीडिया सीएम कोऑर्डिनेटर भी हैं। देखिए अजय जी, सरकार की मंशा यदि आप समझेंगे तो एक ही शब्द में, एक ही वाक्य में सामने आ जाती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। देखिए, कोई भी इलाका हो, कोई भी जगह हो, जब तक खुद खड़ा नहीं होता तब तक कोई उसके लिए खड़ा नहीं होता। इस यात्रा ने एक बात सिद्ध की है कि यदि आप साथ देंगे तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। हमारी यात्रा का प्रतिदिन जो उद्घाटन करता था वो कोई ना कोई उद्योगपति होते थे। उन उद्योगपति को लाने का हमारा उद्देश्य क्या रहा?
कि जो ये हमारा इलाका है जो पिछड़ा हुआ है, वहाँ भी उद्योगों की संभावनाएं हैं, वहाँ उद्योग जा सकते हैं। जी। और जब उद्योग आएगी तो समृद्धि आएगी, वहाँ एजुकेशन बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से हम 10 दिन की उस यात्रा में लोगों को समझाने में सफल हुए कि विकास में ही उद्धार होगा, और धर्म अपने अंदर की चीज़ हो सकती है, धर्म मानने की चीज़ हो सकती है। धर्म से ना तो वोट को तोड़ना चाहिए, ना मानवता को तोड़ना चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, मानवता सबसे बड़ी चीज़ है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस यात्रा में, और शांतिपूर्वक जिस तरह से यात्रा रही, निश्चित रूप से मेवात के हर बच्चे को एक बात ज़रूर समझ में आई कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। सबका साथ, सबका विकास, इस भावना को, इस मूल भावना को लेकर हम वहाँ काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आगामी वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व, भारतीय जनता पार्टी का परचम मेवात के अंदर भी लहराएगा। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से शायद इंडस्ट्रियां आने से बचती हैं। आपने यात्रा में उद्योगपतियों को बुलाकर इतना आश्वस्त किया कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा है कि आप आ सकते हैं? नहीं, निश्चित रूप से यात्रा को यदि आप देखेंगे तो हमारी यात्रा में कोई पुलिसकर्मी नहीं थे। हाँ। ना हमें कोई सुरक्षा दे रहा था। हम जिस दिन हमने यात्रा शुरू की, मैं खुद एसपी साहब से मिला। एसपी साहब ने कहा कि आप यात्रा में आपको सुरक्षा की ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में वंदे मातरम गाने के लिए, भारत माता जय बोलने के लिए सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। तो वंदे मातरम गाना है तो ये भी, मेवात भी भारत का पार्ट है, भारत का हिस्सा है, वो भी हरियाणा का हिस्सा है। एक बार यात्रा करके देखेंगे। और 10 दिन यात्रा की, हमने खूब वंदे मातरम गाया, खूब भारत माता की जय बोली, खूब तिरंगा लहराया, हजारों तिरंगे वहाँ लहराए, लोग टोपियाँ पहन पहन कर यात्रा में शामिल हुए। तो निश्चित रूप से इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई वहाँ दिक्कत नहीं है। मैं, जितने भी हमारे उद्योगपति हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप मेवात जाइए, वहाँ अपना उद्योग धंधा लगाइए, वहाँ रोजगार दीजिए। निश्चित रूप से वो एक बड़ी संभावनाओं की जगह है। ठीक। सरकार की अभी जो है चौथी बार भी आने की संभावना, अभी से मनोहर लाल खट्टर जी ने बयान दिया था कुछ समय पहले। तो उसके लिए कई जगह मैं देख रहा हूँ कि अभी से ही प्रशिक्षण शिविर लग रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं और कामों पर भी फोकस है, लेकिन जनता में कहीं ना कहीं निराशा दिख रही है कामों को लेकर। किस तरीके से आप? नहीं, देखिए, जो आप निराशा जनता में कह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि वो जनता में निराशा नहीं है। वो पिछले 10, 11, 12 साल में जो 2014 से पहले जो दलाली का दौर था, जो बिचौलियाओं का दौर था, जो सफ़ेद पोश, जो एक बिचौलिया हुआ करते थे गांव-गांव, उनका दौर ख़त्म हुआ है। उनके मन में ज़रूर बेचैनी है कि भाई उनकी वो दलाली, उनका जो बिचौलियापन है वो कब शुरू होगा। उनको ज़रूर दर्द है। आम आदमी, आम जनता बेहद खुश है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जिनके द्वार हर समय, पहली बार ऐसा है कि किसी मुख्यमंत्री के द्वार 24 घंटे, 24x7, और मैं कहता हूँ 24x365 लगातार उनका एक दिन की छुट्टी ना करना और 24 घंटे काम करते रहना। मुझे बहुत विश्वास है, गर्व है इस बात का कि मुझे ऐसे मुख्यमंत्री के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, जिसके चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट और पैरों में थकावट नहीं होती। हर समय आम आदमी की चिंता, हर समय आम आदमी की फिक्र उनके चेहरे पर रहती है। निश्चित रूप से पूरा हरियाणा आज खुशहाली के दौर में है। और जिस तरह से आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा कि चौथी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तो निश्चित रूप से आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के बारे में विचार किया जाता है। अजय जी, हम पलवल जैसे क्षेत्र में बैठे हैं। आप पत्रकार हैं, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। आज गांव-गांव लाइब्रेरियाँ खुल गई हैं जी। वो लाइब्रेरी क्यों खुली हैं? और मैं एक और कहता हूँ कि आज एक धंधा भी बन गया है लाइब्रेरी खोलना, कि वहाँ एसी लगाना और वहाँ कुर्सियाँ रख देना, वहाँ मेज कुर्सियाँ रख देना, और बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं और बाकायदा पैसे दे के जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ है हरियाणा में? क्योंकि उनको एक विश्वास हो गया है युवाओं को कि आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार में
बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिलेगी। ये जो विश्वास है, यही चौथी बार भारतीय जनता पार्टी को लाने की मार्ग प्रशस्त कर रहा है। कुछ लोग ये भी कहेंगे जब ऐसी टीम हो आपकी तरह तो सरकार खुद ब खुद आती है, क्योंकि आपके भी पैर नहीं थकते हैं। पूरा आपको जितनी जिम्मेदारी दी है हम भी देखते रहते हैं, आप आते रहते हैं, पलवल भी, मेवात भी, फरीदाबाद में आप हैं, तो ये मनोबल कैसे जुटा पाते हैं सर आप? अजय जी, जिस तरह का सेनापति होगा उसके जो आसपास के जो, हम तो एक सैनिक ही हैं, तो निश्चित रूप से आप विचार करिए कि मुख्यमंत्री 24 घंटे में से 19 18 घंटे काम करता है। तो आप एक बात बताइए, जब सेनापति और सेनापति ऐसा होगा तो हम सब तो चलेंगे ही। तो प्रेरणा आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी हैं, जिन्होंने हरियाणा को बदलने की ठानी है। और निश्चित रूप से पिछले आप 11 साल 12 साल का वो देखेंगे, आदरणीय मोदी जी को हम देखेंगे, एक लंबे समय से एक प्रधानमंत्री, आज भारत का इतने लंबे समय से, अभी कुछ दिन में उनका पूरा कार्यकाल होगा और वो सबसे हिंदुस्तान में सबसे लंबे समय राज करने वाले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मैं उनको बधाई भी देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जब वो थकते नहीं हैं तो हम कहाँ से थक जाएं। निश्चित रूप से वो आग हमारे अंदर भी प्रज्वलित होती है, और ऐसा जब नेतृत्व होगा तो निश्चित रूप से हम सबको भी प्रेरणा स्वयं मिलने वाली है। इसलिए हमें भी थकावट नहीं होती, इसलिए हम भी मिलते रहते हैं कुछ लोगों से। कुछ कमियां सर रह गई हैं सरकार की युवाओं के साथ या जनता के साथ, नहीं आप पूरी करनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में आती है, संज्ञान में आती है, तो निश्चित रूप से वो पूरा करने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, आपके सब्सक्राइबर, आपके जो श्रोता हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कुछ आपको लगता है कोई कमियाँ हैं तो निश्चित रूप से बतानी चाहिए। देखिए, मैंने आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से आपको भी कहना चाहता हूँ, आप एक अच्छे पत्रकार हैं। पत्रकार का काम सिर्फ सरकार की चार बढ़ाई करना नहीं है, उसको उसकी कोई गलतियाँ भी हैं उसका आईना भी दिखाना पत्रकार का काम है। वही विशुद्ध पत्रकारिता है। तो जिस प्लेटफॉर्म पर हम बैठे हैं उसको हमें पूरी निष्पक्षता से और पार, क्योंकि आपको समाज आपको देखता है कि ये पत्रकार है और ये प्रश्न पूछता है, तो प्रश्न पूछने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और मैं मानता हूँ, देखिए 100% ना तो कोई कर पाएगा, नहीं वो है, लेकिन हमारी नीति और नीयत वो विशुद्ध साफ है। हमारा संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिया है कि सबका साथ सबका विकास, और किसी में भेदभाव नहीं देखना, किसी में जातिवाद नहीं देखना, किसी में धर्मवाद नहीं देखना, ना किसी में क्षेत्रवाद देखना। जो आज सरकार आई है, तीसरी बार सरकार, पहली बार भारतीय जनता पार्टी के एक बार लगातार कोई सरकार आई है, तो वो क्यों आई है? क्योंकि उसने उस नीतियों को फॉलो किया है। आज गरीब, मुझे बहुत गर्व होता है कि आज ऐसी ऐसी नीतियाँ बनी हैं कि आज कोई बुजुर्ग यदि 60 साल की उम्र पूरा करता है तो उसकी ऑटोमेटिक अपने आप उसकी पेंशन बन जाती है। आज युवाओं को बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज माँ बाप को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो आज माँ बाप ये कहता है कि बेटा जाके लाइब्रेरी में पढ़ ले, तेरा रोजगार सुनिश्चित हो जाएगा, तुझे नेताओं के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। तो निश्चित रूप से कुछ कमियां मैं तो नहीं कहता कि कमियां नहीं होंगी, लेकिन मैं आपसे भी निवेदन करता हूं यदि कोई कमियां होंगी तो निश्चित रूप से बताइए। कृष्णपाल गुर्जर जी केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ समय पहले आपने भी देखा होगा उनका बयान एक आया, 33 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसको लेकर अधिकारियों को इस तरीके से कहना, खुद 3 बार सत्ता में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं जनता में जो करप्शन के लेकर कि ऐसे सरकार खुद ही रो रही है। नहीं, देखिए आप जो कह रहे हैं उसको संकोचवश मत कहिए, आप पूरी तरह कहिए जी। आदरणीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी का बयान क्या है? उनका कहना है कि ये जनता का पैसा है। ऐसा विशुद्ध नेतृत्व कितनी ईमानदारी से कह रहा है इस बात को। देखिए, मैं हूँ या कोई हो, या आदरणीय मनोहर लाल जी रहे हों, या नायब जी होंगे, या प्रधानमंत्री, हम कतई ये नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप 60-70 साल की पुरानी बीमारी को आप 10, 12, 15 साल में आप ख़त्म नहीं कर सकते। ये हमारे रगों में डाला गया है। जो सत्ताधारी पार्टी रही, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक स्कीम शुरू हुई और आदरणीय
मनोहर लाल जी ने दयालपुर गांव है कुरुक्षेत्र के अंदर, वहाँ से एक शुरू की बिजली के ऊपर कि बिजली के बिल भरिए, और क्योंकि बिजली बनती है, बिजली खरीदी जाती है, तो आपको आश्चर्य होगा कि उनको लोगों ने आश्वासन दिया और बिल भरे गए। आज एक भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें 24 घंटे बिजली नहीं आती हो। मैं पलवल की बात कर रहा हूँ, हर गांव में 24 घंटे बिजली आ रही है। तो ऐसा सोचा जा सकता था क्या? नहीं सोचा जा सकता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ईमानदारी से नेतृत्व ने काम किया। उन्होंने कहा कि आप बिजली के बिल भरिए, हम आपको ईमानदारी से बिजली देंगे। और आज पलवल जैसे इलाके में आप खुद पत्रकार रहे हैं, आप अपने वरिष्ठ पत्रकारों से पूछेंगे तो आपको सबको ध्यान में आ जाएगा। आम जनता से पूछना कि आज बिजली में कितना अंतर है, तो वो बताएंगे कि पहले 8-8 घंटे मुश्किल से बिजली आती थी, आज 24 घंटे बिजली आ रही है। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि भ्रष्टाचार पर जो अचूक चोट भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरी ईमानदारी से व्यवस्था परिवर्तन में लगी हुई है और निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन होके रहेगा। जहां राम राज्य की आने की कल्पना नहीं है, राम राज्य आके रहेगा। जी सर, अंत में क्या कहना चाहेंगे जनता से, और क्या जो है बातें? देखिए, मैं तो अपने युवा साथियों से एक बात कहूँगा कि ईमानदारी से काम करें, भगवान में विश्वास करके काम करिए और अपने जीवन को कुछ मूल्य मान के करिए कि मेरा जीवन है, उसकी सार्थकता तब है जब मेरा जीवन किसी दूसरे के लिए हो। डरने की ज़रूरत नहीं है। और युवा तो वही है, युवा का यदि हम उल्टा करेंगे तो वायु होता है। हमने भी युवा शक्ति और विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन में काम किया, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, समाज के लिए लड़ाई लड़ी। मैं तो युवा साथियों से कहता हूँ कि गलतियाँ हैं तो निश्चित रूप से बताइए, लेकिन अच्छाई है तो उसको व्यापक रूप से फैलाइए। देश हित में काम करिए, देश के लिए काम करिए, देश के लिए जिए और देश के लिए मरें। इसी भाव के साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी अच्छा होगा, हमारा हरियाणा भी अच्छा होगा। अच्छाई को फैलाने का प्रयास करिए, बुराई को साइड में रखिए और अपनी युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति कैसे बन सकता है उसके लिए प्रयास करें। सर, एक अंत में क्वेश्चन रह गया, जो कॉकरोच पार्टी हाल ही में बनी है, इसमें अगर हम चर्चा करें, युवाओं ने केंद्रीय मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा मांगा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं सरकार ने उन्हें नैरेटिव के तहत धकेल दिया है, जबकि 20 मिलियन उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग जुड़े हैं। 20 मिलियन सोशल मीडिया पे लोग हैं, लेकिन आप देखिए कि कल दिल्ली में क्या हुआ, 500-600 लोग उनके जुड़े, तो उनकी रिलेवेंट और उनका तो सार्थकता वहीं ख़त्म हो जाती है। और भाई, कॉकरोच का तो नाम ही बेकार होता है। कोई और सिस्टम ने दिया है सर नाम, कोई और नाम नहीं, वो सिस्टम में नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज हैं उन्होंने उस विषय में नहीं कहा है। और देखिए, एक बात समझ लीजिए, हर समय एक विषय को कोसते रहना, हम युवा जो होता है ना, युवा वो समस्या नहीं होता, वो समाधान होता है। यदि हम सब ही हार जाएंगे तो फिर समाधान कौन करेगा? समाधान भी हम सबको करना है। तो युवा शक्ति का यही काम है कि वो समाधान बने, समस्या ना खड़ी करे। और जो कॉकरोच पार्टी है, जो भी हमने नाम लिया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि उस नाम की बजाय कुछ और नाम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। युवाओं को दिशा भ्रमित है एक्चुअली, यदि आप देखेंगे तो उनके बयान जो, यदि आप उसको एनालाइज करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा है कि जैसा नेपाल में और पश्चिम बांग्लादेश में ये हुआ, मंशा गलत है सर। हाँ, एकदम गलत है। देश को अस्थिर करने की किसी की वो नहीं है। हम और आप लोग कह रहे हैं कि जैन जी अगर देश को चलाएंगे तो काफ़ी बदलाव आ सकता है। नहीं, जैन जी को तो मौका मिल रहा है ना। आज देश की संसद की औसत आयु पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो एकदम युवा चेहरा है, 50 साल से भी नीचे की उम्र के व्यक्ति हैं। तो अपने आप में जैन जी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि जैन जी नहीं आ रहे, वो धीरे धीरे अपना स्थान लेंगे। एकदम सब चीज़ें नहीं होती, अनुभव भी अपने आप में काम करना है। हम जैन जी पर ही सब कुछ छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमें पुराना अनुभव भी लेना पड़ेगा, युवा जोश भी लेना पड़ेगा, दोनों को समाहित करके देश आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा है, युवाओं को ताकत मिल रही है, युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। निश्चित रूप से देश आज आगे बढ़ रहा है। और पिछले 12 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री सर, मैं इसमें पेपर लीक
युवाओं को आगे बढ़ने से रोक नहीं, देता है। निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर लीक वाला जो वो है वो CBSE घटना में भी गड़बड़ी नहीं, हो जो हुआ है मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो गलत है, वो सचमुच गलत है, लेकिन उस समस्या का समाधान भी निकाला जा रहा है। आपको पता होगा CBSE के सेक्रेटरी और अध्यक्ष चेयरमैन को हटाया गया है, ठीक है। इस्तीफा मांगने से चीज़ें नहीं होती, इस्तीफा की बजाय उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, उसका समाधान है कि जहाँ जहाँ खामियाँ हैं उसको ख़त्म किया जाए। तो ये एक वो है और उसके लिए एक कर रही है। आज आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कितना युवा विश्वास करता है, और जो एक पार्टी बनी, जो एक सोशल मीडिया पर वायरल होकर कुछ युवाओं ने एक मजाक टाइप में आगे बढ़ाया। राजनीति या समाज मजाक से नहीं चलता, समाज सार्थक मुद्दों के साथ गंभीरता से चलता है, क्योंकि समाज है, समाज को नेतृत्व देने के लिए गंभीर लोगों की ज़रूरत है। तो कॉकरोच की ज़रूरत नहीं है, सचमुच अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत है। निश्चित रूप से एक अच्छा नेतृत्व पूरा युवा शक्ति जानते कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे इतने वर्षों से निरंतर, ना कोई छुट्टी ली, ना आज तक कोई अवकाश लिया, और निरंतर इस देश की विकास के लिए काम कर रहे हैं। आप भी मानेंगे और हम सब मानेंगे, आज पिछले 12 साल में भारत ने कितनी बड़ी तरक्की की है ये हम सब जानते हैं। पूरा विश्व आज वैश्विक संकट से जूझ रहा है, लेकिन इस वैश्विक संकट मेलोडी टॉफी बांट रहे नहीं, ठीक है ना। देखिए ना, मेरी उम्र है कि मैं उन पर कटाक्ष करूं। नहीं, मेलोडी टॉफी जो लोग देखिए, वो वहाँ कूटनीतिक क्या विषय होगी ना, वो मेरा अधिकार है। कूटनीति, विदेशी कूटनीति का क्या हिस्सा है, वो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है कि मैं उसमें कोई टिप्पणी और टीका टिप्पणी करूं। वो उनका अपना क्षेत्र है, विदेश में क्या उनको रणनीति कूटनीति अपनानी है वो उनका अधिकार है। लेकिन मैं एज ए युवा ये मानता हूं कि भारत पिछले 12 साल में विकसित भारत की तरफ बढ़ा है। निश्चित रूप से 2047 का भारत युवाओं के दम पे होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, हम सब युवा मिलकर उनका हाथ मजबूत करें। इसी भाव के साथ यदि हम बढ़े रहेंगे तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, और निश्चित रूप से आपके सभी श्रोताओं को धन्यवाद। और आप ऐसे ही बढ़ें, फले फूलें और जन जी को आगे बढ़ाएं। जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे मुकेश वशिष्ठ जी, जिन्होंने सरकार की बात और सरकार की नीति और रीतियों को आपके सामने रखा। प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर नायब सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, या खुद वो जो रैली कर रहे थे मेवात में, पूरी बात यात्रा की उन्होंने रखी और युवाओं से आह्वान किया, जो कुछ अगर कमियां सरकार की रह रही हैं तो आप उन्हें ज़रूर बताइए, सरकार उन पर काम कर रही है और भारत इन 12 वर्षों में एक विकसित भारत किस तरीके से बने उस पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। देखते रहें संस्कृति न्यूज़। मैं अजय चौहान।